नमस्कार दोस्तों, आज दो मेन मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला तो है AIBE। देखो, अभी AIBE 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था 10 दिसंबर 2023 को, और आज 21 मार्च 2024 आ चुका है। देखो, अभी तक तो रिज़ल्ट आया नहीं है, ठीक है ना। अभी तक तो इसका जो रिज़ल्ट है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक अपलोडेड नहीं है, अपडेट नहीं है। तो अभी तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही है, अभी तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। पर मैं आपको ये बोलूँगी कि हर बच्चे को एटलीस्ट पता होता है कि उसका पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप इस डायलेमा में हैं कि भाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, तो देखो थोड़ी बहुत तो ग्रेस मार्क्स मुझे लगता है मिलने चाहिए हम लोगों को। क्योंकि कुछ जो मेरे सीनियर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 11 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी, कुछ 7-8 क्वेश्चन गलत थे, बाकी जो 3-4 क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। पर BCI इस चीज़ को कैसे लेता है कैसे नहीं, वो तो ऑब्वियसली हमें वेट ही करना पड़ेगा। फाइनल आंसर की जो निकलेगी उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि टोटल कितने क्वेश्चंस में हमें कुछ ग्रेस मार्क्स मिले भी हैं कि नहीं मिले हैं। तो स्टिल अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, आपको लगता है कि 40-42 नंबर मेरे आ चुके हैं, 2-3 नंबर का आप रिस्क ले सकते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप कहीं ये सोचते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ पेपर का पैटर्न देखने के लिए वहाँ पे गया था या गई थी, तो मेरे को तो सिर्फ ये चेक करना था कि भाई पेपर का पैटर्न किस तरह का होता है, मेरा क्लियर हो चाहे नहीं हो, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट में इसको कर लूँगी, और मेरे अगर 15 नंबर या 20 नंबर भी आते हैं तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं जिसमें आपने सिर्फ पैटर्न देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही AIB का रिज़ल्ट एग्ज़ाम दिया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब AIB 19 के लिए तो ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आपको ये बात पता ही है, क्योंकि ये बात पहले भी मैं अपने कई वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि भाई अगर आप AIB का एग्ज़ाम नहीं क्लियर करते तो एक ये मैंडेटरी प्रोसेस है, आपको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ तो आप कोर्ट्स में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो AIB मस्ट है, और अगर प्रैक्टिस में नहीं जाना चाहते, कुछ और करियर ऑप्शन एज ए लॉयर एज एन एडवोकेट आप ढूंढ रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको इसके एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को इस बार क्लियर करना ही करना है, तो कोशिश करो कि AIBE 19 के एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। दिन भर में 2 घंटे लगाने शुरू कर दो, इंडेक्स पढ़ना शुरू कर दो, और एक बार बेयर एक्ट्स को अच्छे से थॉरली स्टडी करना शुरू कर दो। अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है कि भाई हमें कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे, तो एक बार मुझे मैसेज तो करो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज़ अगर 15 से 20 क्वेश्चंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से शुरू करेंगे, तो हो सकता है हम लोगों को अगर बाई चांस जैसे लास्ट टाइम दिसंबर में हुआ था पेपर, इस बार भी अगर थोड़ा लेट होता तो हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम होगा। हर रोज़ 20-20 क्वेश्चन भी करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा बताओ आप एक मैसेजेस के थ्रू कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो। एटलीस्ट आपको मैगजिम्स के बारे में पता लग जाएगा, केस लॉज के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि मैगजिम्स और केस लॉज ही सबसे ज़्यादा फंसाते हैं। केस लॉज आपको बेयर एक्ट में मिलने नहीं वाले, मैगजीन्स आपको इसमें बेयर एक्ट में नहीं मिलने वाली हैं, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर इसके ऊपर आप चाहते हो कि एक वीडियो अच्छी सी बन जाए, या आप चाहते हो कि भाई हमें कोई पढ़ा दे 100 मैगजीन्स या 200 मैगजीन्स को आपको कोई टीच कर दे, एटलीस्ट आपके पास नॉलेज हो जाए, कोई भी क्वेश्चन उसमें से 200 में से भाई मान के चलो 10 ही आ जाए, 200 में से 10 नहीं आते, मैं आपको कहती हूँ कि 5 ही आ जाए यार, 5 नंबर तो सिक्योर हो गए 200 में से। तो अगर कुछ आपका ऐसा व्यू बनता है तो मुझे ज़रूर बता देना इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहला तो जो केस था जो हमने अभी डिस्कस किया था वो तो यही था, AIB 18 और AIB 19। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे, वो दूसरा जो केस मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है झूठे दहेज और घरेलू हिंसा कि जो केस हैं उसमें पति अपना बचाव कैसे करेंगे। देखो, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ
पति ही गलत होते हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत पति भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं कई लोग, कई आदमी, और वो अपनी पत्नियों को परेशान नहीं करते हैं। कई बार लेडीज़ थोड़ा ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कह रही हूँ कि देखो, अगर आपके ऊपर कोई ऐसा झूठा केस 498A का, या फिर आपके ऊपर 125, या फिर DV एक्ट, ठीक है, या अगर ये वाले केसेस हो जाते हैं, पत्नी क्या क्या करती हैं कि भाई जाके वो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, तेरे को सबक सिखाते हैं भाई, फिक्र ना करता हूँ, ठीक है, वो जाएंगी कहीं ना कहीं आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएंगी, परिवार के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएंगी। तो मोटिव उनका देखो, एक बार जो 125 या 498 में चला जाएगा या डोमेस्टिक वायलेंस में चला जाएगा, तो उनका मेन मोटिव बहुत ज़्यादा बसना अब है नहीं है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसा नहीं है। उनका बहुत ज़्यादा मोटिव ये नहीं है कि बस अब मुझे बसना है, अब उनका मोटिव ये है कि आपको परेशान करना है। अब जब लेडी एक बार परेशान करने पर आ ही गई है तो भाई फिर मन में मुटाव तो आ ही जाता है, ठीक है ना। अब दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ करना, बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना एक टफ प्रोसेस हो जाता है एक्चुअल में। तो इस केस में अब आप क्या करें, आपके पास मैसेज कॉल आ जाएगा थाने से कि भाई आपके ऊपर ये 498 का हमारे पास कंप्लेंट दर्ज हुई है, तो अब आप पहुंचो जी थाने में। देखो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। 498 के लिए अगर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी एलिगेशन लगता है, आप उन्हें बोलो कि सर मैं पहुँच जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इस पर्टिकुलर डेट को या इस दिन मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा, 2 दिन 3 दिन का समय लेके बीच में। उसके बाद उनको बोलो कि सर मैं इस डेट को पहुंच जाऊंगा। वो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से आपको बोलेंगे नहीं नहीं अभी के अभी पहुंच, अभी के अभी पहुंच। कोई क्राइम नहीं किया आपने इतना बड़ा कि वो बोलेंगे कि अभी पहुंच। पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती, वो बोलेगी जी ठीक है जी कोई बात नहीं, 3 दिन का समय ले लो आप, 3 दिन के बाद आप इस डेट पे इस थाने पे और इस दिन आप वहाँ पे पहुँच जाना। इन द मीन टाइम आपको 2-3 दिन का समय मिल गया, आप अपने वकील साहब के पास जाओ, उनसे डिस्कस करो कि भाई मेरे ऊपर ऐसे ऐसे केस दर्ज हो चुका है और मेरे को वहाँ पे बुलाया। तो अकेले मत जाओ, सबसे पहली बात तो ये है। अपने वकील को ले जाओ, अपने किसी दोस्त को ले जाओ, अपने किसी रिश्तेदार को ले जाओ, अपने माँ बाप को ले जाओ, अपने भाई को ले जाओ, अपनी बहन को ले जाओ, अपने जीजे को ले जाओ, किसी को भी ले जाओ साथ में। पहली बात तो अकेले ना जाओ। अब क्या होगा, 498 में ऑब्वियसली पूछताछ करेंगे। अब आपके पास भी सारे प्रूफ होने चाहिए भाई। अब आपका पहले तो आपको सोचना है कि अब आपने उसको रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। अगर तो आप उसको रखना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि भाई नहीं मेरी पत्नी है तो दिल की अच्छी, मैं इसको रख सकता हूँ भाई, मैं इसको तलाक नहीं दे सकता। अब कोई भाई सारी दुनिया तो दूध की धुली है नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि इसको निकाल दूंगा और जो दूसरी शादी करके लेके आऊँगा वो कोई ऊपर से हूर की परी आएगी और दूध की धुली हुई आएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। दूध का धुला इस वक्त कोई भी नहीं है। तो मान के चलना जो दूसरी आएगी हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा नर्क कर दे ज़िंदगी को। तो अगर ये सोच आपके मन में आ चुकी है कि भाई बेटर है कि चलो जिसके साथ तो मैंने ज़िंदगी के 4-5 साल निकाल लिए, ये मेरे हिसाब से ढल भी चुकी है, मैं भी इसके हिसाब से ढल चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज़ आपके दिमाग में आता है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके यहाँ पे निबेड़ो। उन्हें बोलो कि भाई तू चल, मैं तेरे से माफ़ी मांग लेता हूँ, चल घर चल और सारा यहाँ पे जो भी था सब ख़त्म कर। औरतें अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी औरत ऐसी नहीं होती जो अपना घर जानबूझ के तोड़ना चाहती हो। बिल्कुल सच फैक्ट बात है, कोई भी नहीं औरत चाहती कि मैं अपना घर जानबूझ के तोड़ दूं, अपने बच्चों को बाप के बगैर रख लूँगी अपने आप ही, मैं वही बहुत बड़ी तोप हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी लेडी ऐसे नहीं सोचती कि मैं तोप हूँ और मैं अपने बच्चों को अकेले पाल लूँगी। वो सोचती है कि भी बाप का साया बना रहे, ये ज़्यादा अच्छा है। पर फिर भी देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है, तभी उसको इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ता है कि वो थाने में पड़ती है। नहीं तो अभी भी हमारा हिंदुस्तानी जो समाज है वो यही सोचता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कि भाई थानों में कम बढ़ना पड़े। चलो अब यहाँ पे फिर से मुद्दे पर आते हैं। बाई चांस आपके दिमाग में आ गया कि भाई अब ये कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं हो सकता, उस केस में बात करते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आप अपनी रिटन कंप्लेंट वहाँ पे आप भी दर्ज अपनी करा दो। अब वो क्या करेगी, थाने बढ़ेगी, आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगी, 125 का केस करेगी। अब फिर वही बात आती है, अगर तो आप ये चाहते हो कि भाई मैंने इसको रखना है, आपको कोई अपना जो वकील साहब है वो आपको सलाह देंगे कि भाई अगर तूने रखना है इसको, फिर एक काम कर तो सेक्शन 9 में डाल दे, ठीक है, कि भाई मैं तो अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, मैं तो इसको निकालना नहीं चाहता बिल्कुल भी, इसको भेजा जाए वापस।
अगर तो वहाँ पे पत्नी मान जाती है, आप छोटा मोटा थोड़ा माफ़ी वगैरह के लिए भी कह सकते हो जी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। चार लोगों के बीच में जब माफ़ी मांगती है ना, तो औरत का दिल, सच कह रही हूँ, पसीज जाता है, ऐसी बात नहीं है, उसका दिल पसीज जाता है, वो माफ़ कर देती है। औरतें माफ़ी दे देती हैं, उनका दिल बहुत छोटा होता है, वो बहुत ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने सोच लिया कि इसको बर्बाद ही कर दूंगी मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो माफ़ कर देती हैं। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को इसको वापस लेके जाना, तो वहाँ पे कोर्ट में सबके सामने बोलिए कि जैसा मुझसे माफ़ी चाहता हूँ जी, मैं मेरे से गलती तो हुई है, अब ये जैसे कहेगी रख लूँगा इसको, जैसे खाने पीने का जो भी हमारा जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको मैं निपटा दूँगा, अगर अलग से कहेगी अलग से कमरा लेके दे दूँगा इसको, जो भी जैसे कहेगी मैं वैसे तैयार हूँ। अगर आप सेक्शन 9 में उसको अप्लाई करके उसको लेके जाना चाहते हो तो ये केस है। और अगर आप कहते हो कि नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता इसके साथ, अब मैं खुद भी नहीं रह सकता, तो सीधा बोलो ठीक है भाई, अब ये आप इसको डिवोर्स के लिए इसको अप्लाई कर दो सेक्शन 13B में। वो अगर उसने आपको आपके ऊपर डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, आप भी एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है जी अगर ये चाहती है डिवोर्स देना तो मेरे को भी दिक्कत नहीं है। पर अब फिर यही है कि आपको ऑब्वियसली देनी पड़ेगी, अगर तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट देनी पड़ती है, आपको पता ही एलिमनी तो देनी पड़ेगी, तो या तो कोशिश करो कि वन टाइम सेटलमेंट करने की कोशिश करोगे, ठीक है भाई एक बार लो और तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लेना, मैं अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लूँगा। लेकिन भाई कई ऐसे एडमेंट होते हैं, अब जैसे कुछ मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, वो कहते हैं जी मैं तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ूंगा, या वो कहती है मैं तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ूंगी, ना तो इसके साथ रहूंगी और ना इसको शादी करने दूंगी। और यही एडमेंट आप भी हैं, ऐसे ही सोच रखते हैं, तो देखो फिर तो केस खींचता चला जाएगा। एडमेंट होके बैठे रहो, पर एक बात मान के चलना, एडमेंट होने से आपको बेनिफिट कुछ नहीं होने लगा, ना तो कोई दूसरी औरत घर में ला सकते, एक बार घर में दूसरी औरत लेके आगे शादी करके देखो फिर कितने पंगे पड़ते हैं। ठीक है ना, हमारा हिंदू मैरिज एक्ट तो अलाउ करता नहीं है कि बिना तलाक लिए आप किसी और, नल एंड वॉइड में चली जाएगी, जो दूसरी लेडी लेकर आओगे उसकी भी ज़िंदगी ख़राब होएगी, आपके परिवार की भी होएगी, क्यों ऐसे पंगे पाओगे आप लोग। बेटर है उसकी जो एलिमनी बनती है उसको दे दवा के ख़त्म करो, भाई ठीक है तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तू अपनी शादी कर ले, मैं अपनी शादी कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको सोच ही लिया कि मैं तो एडमेंट हूँ, इसकी तो ज़िंदगी ख़राब करके छोड़ूंगा, ना तो इसको शादी करने दूंगा और ना खुद करूँगा, तो भैया फिर लड़ते रहो केस। तब भी 125 में जो भी सरकार कोर्ट जो भी आपका एलिमनी बांधेगी, चाहे हर महीने वाली बांधे, चाहे जैसे मर्जी जो भी डिसीजन होगा, तो उसको आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप जितना मर्जी घर चेंज कर लो, चाहे आप जितना मर्जी अपने आप को बेदखल करवा लो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। कोर्ट आपको इसमें कुछ नहीं कहती, कोर्ट कहती है रिक्शा चला के भी कमा के ला और पैसे दे, जो तेरा हक, जो इस लड़की का हक बनता है वो देना ही पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है भाई वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें तो आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ भी यही था कि इसमें तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो बेटर है कि इन केसेस को माफ़ी मांग के या पूरे पंचायत के बीच में बैठ के वहाँ पे केसेस को ख़त्म करो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मैं पतियों के हिसाब से कह रही हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन चीज़ों को निपटाया नहीं जा सकता, बातचीत के माध्यम से इसको आराम से निपटाया जा सकता है, पर कई बार वकील ही मिसगाइड कर देते हैं कि भाई तेरे ऊपर तो इतना बड़ा केस हो गया, उसने तेरे पे ये एलिगेशन लगा दिए, तेरे ऊपर वो एलिगेशन लगा दिया, पता नहीं तेरा ये हो जाएगा, तेरे परिवार को अंदर हो जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, 4 गणमान्य व्यक्ति उठाओ और उनको हाथ पैर जोड़ो, उनको बोलो कि भाई मेरा तो किस्सा निपटाओ, अगर तो आती हो तो ठीक है, नहीं आती तो भैया हमारा पंचायती फैसला करा के अपना सामान दे दो जो भी उसका बनता है। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। 3-4 दिन का समय लेके पुलिस थाने पहुंचो, अपने जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको लिख के दे दो, अपने वकील साहब से बात कर लो और वकील साहब को क्लियर कट बताओ कि एक्चुअल में आपके दिमाग में क्या है। डिवोर्स चाहते हो तो आप लोग भी उसको एग्री करते हो, अगर उसने आपके डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, फिर सेक्शन 9 का जो आपके वकील साहब आपको कह रहे हैं वो 100% मिसगाइडेड है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है सेक्शन 9 में जाने की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं उसको माफ़ी मांग के इसको ले आऊँगा और मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, फिर ज़रूर सेक्शन 9 में चले जाओ। ठीक है ना, फिर आपको ज़रूरत नहीं है 13B में या डिवोर्स के केस में आगे बढ़ने की। आ रहा समझ? किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो हम उसे मैसेजेस के माध्यम से संपर्क करें, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा आपको गाइडेंस हम अच्छी दे सकें। देखो हम कभी भी एक जेंडर के साथ नहीं चल सकते,
हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमारे लिए दोनों इक्वली हैं। अगर पति हमारे पास आते हैं तो हम उनको भी सपोर्ट उतना ही करते हैं जितना अगर पत्नी हमारे पास आती है जितना हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो जेंडर बायसनेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकती। हमारा प्रोफेशन हमें जेंडर बायसनेस नहीं सिखाता बिल्कुल भी किसी भी तरह का। वो हमें यही सिखाता है कि दोनों ही इक्वली समाज का हिस्सा है। तो जो भी हमारे पास आ जाएगा हमें उसको बाय हुक एंड क्रुक उसको बेस्ट गाइडेंस दे के उसके परिवार को बचाना है, उसके परिवार को संभालना है, ताकि वो समाज में रहते हुए एक अच्छी लाइफ को जी सके और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देते हुए एक अच्छे नागरिक बनने में उनकी मदद करें। हमारा जो प्रोफेशन, एडवोकेट्स का जो प्रोफेशन है, वो हमें ये चीज़ ज़्यादा सिखाता है कि हम आपकी मदद करें ताकि आप टेंशन फ्री लाइफ को जी सके। बाकी कोई भी किसी भी तरह की कोई मदद की ज़रूरत हो, किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू।